नेक्स्ट है केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है क्लोरोप्लास्ट में। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है ये एक्सप्लेन करता है इस मैकेनिज्म को। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस जो है ये सिंथेसिस करता है एटीपी को एंड ये लिंक रहता है प्रोटॉन ग्रेडियंट से। क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन एक्यूमुलेशन होता है इनसाइड मेम्ब्रेन में, जिसको कि ल्यूमन बोलते हैं। एंड यही रेस्पिरेशन जब होता है तो प्रोटॉन एक्यूमुलेट होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो माइटोकॉन्ड्रिया का रहता है उसमें। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कैसे होता है, क्योंकि एटीपी जो सिंथेसिस होता है वो लिंक है प्रोटॉन ग्रेडियंट से ही। तो फर्स्ट केस में वाटर स्प्लिट करता है, ये जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 2 पे यहाँ पे वाटर ब्रेक होता है एंड वाटर ब्रेक करता है उसके वजह से O2 रिलीज़ होता है एंड H+ एंड ये जो H+ रहता है वो ल्यूमन में चला जाता है, देख सकते हैं। सेकेंड केस में है प्लास्टोक्यूनाइन जो है वो कैरी करता है हाइड्रोजन का। इसका मैकेनिज्म यहाँ पे समझते हैं। ये जो प्लास्टोक्यूनाइन है ये हाइड्रोजन लिया स्ट्रोमा से एंड स्ट्रोमा से लेके ल्यूमन में छोड़ दिया एंड ये जो इलेक्ट्रॉन लिया था प्लास्टोक्यूनाइन फोटो सिस्टम से इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है साइटोक्रोम B6F के पास एंड ये साइटोक्रोम B6F जो रहता है ये ट्रांसपोर्ट कर देता है प्लास्टोसाइनिन को। वही यहाँ पे दिया गया है। थर्ड केस में होता है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, जिसको कि FNR बोलते हैं। ये प्रोटॉन को रिमूव कर देता है स्ट्रोमा से। इस प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ पे ये फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे वाटर स्प्लिट किया था एंड ल्यूमन में प्रोटॉन इंक्रीज कर गया था। प्लास्टोक्यूनाइन से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था एंड यहाँ से हाइड्रोजन भी कैरी कर रहा था। हाइड्रोजन को ल्यूमन में छोड़ देता है एंड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है नेक्स्ट चेन में। तो यहाँ पे ये साइटोक्रोम B6F है, इसको ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन एंड ये जो B6F है वो प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसपोर्ट कर देता है एंड फेरोडॉक्सिन ट्रांसफ़र कर देगा FNR को। तो ये जो FNR है इसी को बोलते हैं फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेड एंजाइम। तो यहाँ पे से जो प्रोटॉन आया उसको NADP+ ले लिया एंड ये कन्वर्ट हो गया NADPH में, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा एंड स्ट्रोमा से जो प्रोटॉन था वो डिक्रीज कर गया। ल्यूमन में pH डिक्रीज कर जाता है, वो इसलिए कि ल्यूमन में प्रोटॉन इंक्रीज कर जाता है एंड स्ट्रोमा से प्रोटॉन डिक्रीज कर जाता है। ये क्रिएट करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम क्यों इंटरेस्टेड है प्रोटॉन ग्रेडियंट में, तो वही इस पैराग्राफ में दिया गया है। ग्रेडियंट जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब H+ डिक्रीज करता है ल्यूमन से एंड मूव कर जाता है स्ट्रोमा को तो इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ग्रेडियंट एंड इसी की वजह से ATP का सिंथेसिस होता है। ये जो प्रोटॉन डिक्रीज कर जाता है ल्यूमन में एंड इंक्रीज कर जाता है स्ट्रोमा में, वो इस ट्रांस मेम्ब्रेन के मदद से, ट्रांस मेम्ब्रेन में CF0 रहता है जो कि चैनल की तरह काम करता है। इस चैनल से प्रोटॉन इसमें इंटर करता है एंड ये फिर इसको ट्रांसफ़र कर देता है CF1 में एंड CF1 से ये चला जाता है स्ट्रोमा में। केमियो ऑस्मोसिस के लिए रिक्वायर्ड रहता है मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड ATP सिंथेसिस। ये डायग्राम दिया गया है केमियो ऑस्मोसिस का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ATP सिंथेसिस एंजाइम में कंसिस्ट रहता है CF0 एंड CF1। CF0 को चैनल बोलते हैं, मतलब कि इसी से एंट्री करता है प्रोटॉन। ये इम्बेडेड रहता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में एंड ये CF1 है जो कि आउटर सरफेस पे रहता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के एंड फेस करता है स्ट्रोमा को। जब ग्रेडियंट ब्रेक करता है तो प्रोवाइड करता है एनफ एनर्जी, जिसके वजह से कि कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है CF1 में एंड ये चेंज होने की वजह से ATP सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ADP + PI से ATP बन गया। तो वही ये डायग्राम में दिया गया सारा चीज। नेक्स्ट है वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है ATP, NADPH एंड O2। O2 डिफ्यूज आउट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा एंड ATP और NADPH जो बचता है इसका यूज हो जाता है खाना बनाने में, एग्जाम्पल में शुगर। एंड इस फेज़ को बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज़। बायोसिंथेटिक फेज़ में ये होता है कि ये जो रहता है डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं रहता है लाइट पर, बट लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड रहता है। इसी को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। एंड लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा होता है? ATP एंड NADPH। O2 तो बाहर निकल जाता है।
यहाँ पर दिया गया है डार्क रिएक्शन जो है वो मिसनोमर है। इसको इसलिए बोला गया है, नेम से तो लग रहा है कि ये सिर्फ डार्क में ही होगा, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इसका रीज़न दिया गया है, लाइट अगर अनअवेलेबल हो जाता है फिर भी बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू रहता है कुछ टाइम के लिए, फिर बंद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होता है वाटर से तो प्रोड्यूस होता है शुगर। यहाँ पे उसका एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है। इसके बाद साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है और इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है रिएक्शन में। वर्ल्ड वार II के बाद मेल्विन कैल्विन के द्वारा रेडियो आइसोटोप का यूज़ बेनिफिशियल वे में यूज़ किया गया। मतलब कि इसी से डिस्कवरी हुआ कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या बनता है। इसमें वो यूज़ किए थे, स्टडी जो किए थे वो अलगी पे स्टडी कर रहे थे। एंड वो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट PGA था। PGA का फुल फॉर्म है 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड एंड ये 3 कार्बन का है एंड ये ऑर्गेनिक एसिड है। कैल्विन का जो पूरा वर्क था वो बायोसिंथेटिक पाथवे पर था। साइंटिस्ट ये भी जानना चाहते थे कि जितना भी प्लांट है सब में फिक्सेशन के बाद PGA ही बनता है या फिर अदर प्रोडक्ट भी बनता है। फाइनली वाइड रेंज प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि अनदर ग्रुप का भी प्लांट होता है जिसमें कि PGA नहीं बनता है, उसकी जगह पे अलग चीज़ बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन के बाद। उसका नाम था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और ये 4 कार्बन का था। कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने के बेसिस पे 2 टाइप का पाथवे होता है। फर्स्ट है C3 एंड सेकेंड है C4 पाथवे। C3 पाथ में PGA रहता है एंड C4 पाथवे में स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रहता है।